जय हिंद दोस्तों, आपकी अपनी इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं मांग और पूर्ति के अनुप्रयोग। ये हमारा 15वां अध्याय है। इससे पहले 14वां जो अध्याय था उसमें हमने मांग और पूर्ति शक्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण समझ लिया है। उसके जितने भी ग्राफ थे उन पर भी हमने चर्चा कर ली है। अब जो 15वां अध्याय है इसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती है उसके मैंने नोट्स यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। तो आइए एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रशासकीय कीमतें। अब प्रशासकीय कीमतें क्या होती हैं, उन्हें हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे और किस प्रकार से हमें आंसर उसका लिखना है, वो मैंने यहाँ पर नोट्स तैयार कर लिया है। चलिए समझते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक परिचय दे दूं कि जिस प्रकार से बाजार में हमने देखा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो कीमत होती है वो पूर्ति शक्ति और मांग शक्ति के द्वारा निर्धारित हो जाती है। निर्धारित होने के बाद पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जितने भी उत्पादक होते हैं या विक्रेता होते हैं या क्रेता होते हैं उसी कीमत को स्वीकार करते हैं। लेकिन सरकार, जो गरीब लोग होते हैं जो कीमत को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके कल्याण के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि उनको ध्यान में रखकर कि किसी को कोई परेशानी ना हो, जो कुछ वस्तुएं होती हैं जो आवश्यक होती हैं जीवन यापन के लिए, उन कीमतों का या तो उच्चतम मूल्य निर्धारित कर देती है या फिर न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देती है। तो सरकार के द्वारा जो कम या अधिकतम, निम्नतम या अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाता है उस प्रकार के मूल्य को हम कहते हैं प्रशासकीय कीमतें। अब जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, जो कि गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं की खरीदी के लिए सरकार निर्धारित करती है। उससे कम कीमत पर यदि बाहर के जो क्रेता होते हैं वह खरीदते हैं तो किसान उनको नहीं बेचते हैं। कहाँ पर बेचेंगे? फिर सरकार के पास। सरकार क्या कहती है कि हम आपको इतना मूल्य देंगे, इससे नीचे यदि बाजार में मूल्य निर्धारित होता है तो आप बाजार में ना बेचकर सरकार को वह बेच सकते हैं। तो MSP जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है जिसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा समझ लें। जब सरकार आर्थिक और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से कुछ वस्तुओं की कीमतें उच्चतम या फिर निम्नतम स्तर पर निर्धारित कर देती है, जो बाजार कीमतों से उन्मुख कीमतें होती हैं, उन्हें प्रशासकीय कीमतें कहा जाता है। जो समझ लिया है वही हमने परिभाषा में प्रो दिया है, तो इसी को हमें परीक्षा में लिखना है। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि गरीब लोगों के कल्याण के लिए या गरीब लोगों का जीवन यापन ठीक तरीके से होता रहे, इस बात को ध्यान में रखकर सरकार इस प्रकार के कदम उठाती है। तो इसके प्रमुख जो उद्देश्य हैं निम्न प्रकार से हैं, इन्हें भी आप एक बार अच्छे से याद कर लें तो बड़े आसान है। देखिए, आर्थिक स्थायित्व, यानी बाजार में जो मंदी काल हो या फिर मुद्रास्फीति की स्थिति ना बने, इसलिए भी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उपभोक्ताओं को संरक्षण, जैसे कि गरीब वर्ग है उनके हितों को ध्यान में रखकर भी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए, उत्पादकों के हित है मतलब कि जैसे गेहूं का उत्पादन किसान करते हैं तो उनके जो जैसे लागत है, लागत मान के चलिए अधिक आ रही है और बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा जो कीमत है, अब उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक बढ़ता है तो क्या हो जाता है कि कीमत कम हो जाती है। अब मांग और पूर्ति के द्वारा यदि बाजार में कीमत कम हो जाएगी तो फिर जो किसान वर्ग है जो उत्पादन करता है गेहूं का, उनको कम कीमत मिलेगी। तो सरकार क्या कर देती है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है कि इस कीमत तक सभी को खरीदना है, इससे कम में नहीं खरीदेंगे। जो खरीदना चाहता है वह खरीद लेता है, जो नहीं खरीदना चाहता वो सरकार को सौंप देता है कि सरकार ही खरीदे। तो सरकार ही जो किसान वर्ग रहते हैं उनके गेहूं को खरीद लेती है। उसके बाद आर्थिक विकास हो, मतलब कि जो किसान वर्ग है उनको लॉस ना हो, इस प्रकार के भी निर्णय लिए जाते हैं। सामाजिक न्याय, मतलब कि सभी वर्ग हैं, जो मान के चलिए अब गेहूं की कीमत यदि 4,000 रुपये हो जाती है और जिनकी मासिक आय है 3-4 हज़ार रुपये होती है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और गेहूं एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है जीवन यापन के लिए, तो इस प्रकार के कदम सरकार उठाती है। चलिए, ये तो उद्देश्य हो गए। तो 5 उद्देश्य मैंने लिखे हुए हैं पुस्तक में, आपकी जितने हैं उन्हें आप पढ़िए, समझिए और आसानी से परीक्षा में लिख सकते हैं। इसके बाद आवश्यक बिंदु जो है वो है कीमत सीमा। अब कीमत सीमा क्या होती है? कीमत सीमा और दूसरा पॉइंट है कीमत तल। ये 3 ही पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट हैं। तो एक पॉइंट तो प्रशासकीय कीमतें जो हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे कीमत सीमा को। कीमत सीमा क्या होती है? जब सरकार के द्वारा किसी वस्तु या सेवा की अधिकतम कीमत या ऊपरी कीमत सीमा निर्धारित कर दी जाती है
जो बाजार कीमत से उन्मुख होती है उसे कीमत सीमा या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है, बड़ी आसान शब्दों में मैंने लिख दी है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जब सरकार के द्वारा किसी वस्तु या सेवा की अधिकतम या ऊपरी सीमा, दोनों एक ही बात है, या ऊपर बोला जाए या अधिकतम बोला जाए, जब निर्धारित कर दी जाती है कि अधिकतम सीमा इसकी ये है, जैसे मान के चलिए अधिकतम सीमा 1000 रुपये गेहूँ की कीमत निर्धारित कर दी जाती है कि 1 कुंटल गेहूँ की जो कीमत है वह 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये से ऊपर कोई भी किसान आपको नहीं दे सकता। मतलब एक कोई भी किसान से आप खरीदेंगे तो 1000 रुपये से ज़्यादा वह नहीं लेगा। इतना समझ में आ गया। तो कीमत सीमा क्या होती है? जब सरकार ये निर्धारित कर देती है कि इतने से ऊपर इस कीमत का निर्धारण नहीं होगा, बाजार में भले ही पूर्ति कितनी ही हो, मांग कितनी ही हो, उसको प्रभावित नहीं कर सकती। अब इसे हम एक ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं। तो ये ग्राफ मैंने यहाँ पर बना लिया है कीमत सीमा का। चलिए समझ लेते हैं। अब हम जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में देखते हैं, मान के चलिए यहाँ पर सप्लाई हो रही है, तो ये हमारा एसएस वक्र है, और ये यहाँ पर हमारा डिमांड वक्र हो गया, जो जहाँ क्या दर्शाता है कि बाजार में मांग है। अब बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा इस बिंदु पर क्या हो गया है, कीमत का निर्धारण हो गया है कि बाजार में इतनी कीमत चल रही है। तो हम एक बिंदु से पी पॉइंट से इसको यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। अब हमें क्या दिखाना है कि सरकार क्या कर दे, कीमत सीमा निर्धारित कर दे। कीमत सीमा मतलब कि ऊपरी कीमत, या हम ये कहें कि इससे ज़्यादा आपको नहीं बेचना है। अब भले ही बाज़ार में उससे अधिक कीमत चल रही हो, कोई भी उसके आगे नहीं खरीदेगा। अब जैसे बाज़ार में कीमत निर्धारित हो गई है P, और ये यहाँ पर मान लेते हैं हम Q। अब यदि हम देखें तो एक प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में ये कीमत का निर्धारण हो गया इस मात्रा पर, लेकिन सरकार ये कह दे कि आपको P1 कीमत से अधिक आप नहीं बेच सकते। क्या कह दे कि आप P1 कीमत से अधिक नहीं बेच सकते। अब बाजार के द्वारा तो ये कीमत निर्धारित है। अब इससे कम में यदि जो सरकार बोल रही है कि मांग किस में है, कम कीमत पर ज़्यादा है, क्योंकि कम कीमत को खरीदने वाले ज़्यादा है, तो सरकार एक कीमत को निर्धारित कर देती है कि इस कीमत पर ही आपको बिक्री करना है। आपके पास उत्पादन भले ही कितना ही हो, पूर्ति भले ही कितनी हो। ठीक है। अब देखिए इस बिंदु पर यदि हम देखेंगे, ये Q1 हम इसको कर लेते हैं। इस बिंदु पर देखें तो इस बिंदु पर पूर्ति कितनी सी हो रही है, इतनी हो रही है, और इस कीमत पर पूर्ति यहाँ तक हो रही है। तो मतलब उत्पादन ज़्यादा है, उत्पादन ज़्यादा है और मांग भी ज़्यादा है। मांग भी ज़्यादा है लेकिन कीमत भी मांग और पूर्ति के द्वारा तो निर्धारित हो गई है, लेकिन गरीब वर्ग यदि अधिक है, वो इस कीमत को अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो सरकार क्या कर देगी, ये P1 कीमत निर्धारित कर देगी कि आप इससे अधिक नहीं बेच सकते। ये क्या हो गई है, कीमत सीमा यहाँ पर निर्धारित हो गई है। इससे क्या हो गया है, देखिए कम कीमत पर खरीदने वाले, जो कम कीमत पर मांग थी, वो भी यहाँ तक खरीद सकते हैं। ये सरकार यहाँ पर निर्धारित कर देती है, जिससे हम Q2 बोल सकते हैं कि इस कीमत, सरकार ने ये बोला है कि इस कीमत तक इतनी मांग है तो इसकी पूर्ति यहाँ तक की जाएगी। अब यदि ऐसा नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी, कीमत को कंट्रोल करने के लिए सरकार इस पर कीमत का निर्धारण कर देगी। अब इस कीमत पर आपको नहीं बेचना है, आप किस कीमत पर बेचोगे, इस कीमत पर। इससे ज़्यादा कीमत आप ग्राहक से नहीं ले सकते हो। ये कीमत सीमा होती है। इसी के उल्टे, जस्ट उल्टे मतलब कि इसके विपरीत होता है कीमत तल। कीमत तल में जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण लिया था MSP का, न्यूनतम मूल्य। ये तो क्या हो गया, अधिकतम मूल्य कि आप इतने तक ही बेचोगे, इससे ज़्यादा मूल्य नहीं लोगे। बाजार में भले ही मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत कुछ भी निर्धारित हो। पहले इसकी परिभाषा की बात करें, जब सरकार के द्वारा किसी वस्तु या सेवा की न्यूनतम कीमत निर्धारित कर दी जाती है तो उस कीमत को कीमत तल या निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। मतलब सरकार के द्वारा निम्नतम कीमत निर्धारित कर दी जाए कि उससे कम आप नहीं बेच सकते हो। अब मान के चलिए कोई वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं और बाज़ार में उसकी कीमत चल रही है 10 रुपये, हमारे पास उत्पादन ज़्यादा हो गया, हम सोचते हैं कि उसे हम 8 रुपये में बेच दें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 10 रुपये में ही। ये इससे हम कम में नहीं बेच सकते हैं और ना ही कम में किसी वस्तु को खरीद सकते हैं। कितनी कीमत देंगे, 10 रुपये ही देंगे और 10 रुपये में ही बिक्री करेंगे, 10 में ही खरीदेंगे।
ये निम्नतम कीमत यहाँ पर निर्धारित हो जाती है। हमें कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि जब अधिकतम कीमत निर्धारित कर देती है तो वो हो जाती है कीमत सीमा, और जब निम्नतम कीमत निर्धारित कर देती है सरकार तो वो हो जाती है कीमत तल। तो ये परिभाषा है। अब इसका ग्राफ यदि हम बनाएं तो इसके ग्राफ में भी सेम होगा कि एक तो हमारा एसएस वक्र होगा जिसे हम पूर्ति वक्र कह सकते हैं, और एक कहेंगे हम क्या, डिमांड वक्र यानी कि मांग वक्र। अब मांग और पूर्ति के द्वारा यहाँ पर कीमत का निर्धारण हो गया है। कीमत का निर्धारण कहीं पर भी हो, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जब सरकार कीमत का निर्धारण करती है तो क्या होता है कि जो सरकार के द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है उसी कीमत पर हमें बिक्री और क्रय करना पड़ता है। अब बाजार शक्तियाँ कौन सी हैं यहाँ पर, मांग और पूर्ति, इनके द्वारा ये कीमत निर्धारित हो गई है। अब सरकार क्या कहती है कि सरकार ने पहले ही, जैसे कि आप गेहूं के क्षेत्र में देखते हो, गेहूं का जब उत्पादन होता है तो सरकार एमएसपी पहले ही निर्धारित कर देती है कि इस मूल्य से नीचे आप नहीं बेच सकते हो, मतलब नहीं बेचोगे, इस मतलब कि बाजार मूल्य यदि इससे नीचे जाता है तो आप हमें दे दीजिए, आप वहाँ पर मत बेचिए, कम कीमत पर बेचकर नुकसान मत उठाइए, किसे दे दीजिए, सरकार को बेच दीजिए। जैसे मान के चलिए सरकार ने एमएसपी में यहाँ पर P1 कीमत निर्धारित कर दी। कितनी कर दी, P1 कीमत निर्धारित कर दी। अब P1 कीमत पर अब बाजार के द्वारा कीमत कम निर्धारित हो गई है। यहाँ पर देखिए कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है। इस बिंदु पर कीमत यहाँ से कम हो गई है जिस कीमत को सरकार ने यहाँ पर निर्धारित किया था। सरकार की कीमत से यदि बाजार कीमत कम चली जाती है तो फिर हमें नुकसान होगा। जैसे कृषक हैं, अब मान के चलिए गेहूं का जो सरकार ने रेट तय किया है वो 2000 रुपये है, और बाजार में क्या हो जाता है, गेहूं का मूल्य 1800 रुपये पहुँच जाता है, तो यहाँ पर किसान को कितना नुकसान होगा, 200 रुपये का। तो सरकार बाहर के जो ग्राहक हैं, मतलब कि कृषक जो बाहर के ग्राहक हैं, उन्हें ना बेचकर किसको बेचेंगे, सरकार को बेचेंगे। अब सरकार क्या सोचती है कि इससे उत्पादकों को हानि ना हो, तो उत्पादकों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार इस प्रकार के कदम उठा लेती है, और क्या करती है कि एक पहले ही कीमत की घोषणा कर देती है कि ये न्यूनतम कीमत है, इससे यदि कम कीमत पर बाजार में कीमत मिलती है आपको, तो आप बाजार में ना बेचकर कहाँ पर बेचेंगे, सरकार को बेचेंगे। तो ये कीमत तल होता है, जहाँ पर अधिकतम जो है न्यूनतम कीमत, मतलब कि उस जो न्यूनतम कीमत सरकार ने तय की है उस कम कीमत से बाजार में यदि कीमत गिर जाती है तो आप बाजार में ना बेचकर कहाँ पर बेचिए, सरकार को बेचिए। ये तीन जो मुख्य कॉन्सेप्ट थे, यही हमारा 15वां अध्याय है जो कंप्लीट हो जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना है तीनों ही जगह। एक तो क्या, पहले तो इनका परिचय दे दिया, जैसे कि पहले हमने देख लिया, पहले प्रशासकीय कीमतें। तो प्रशासकीय कीमतें क्या होती हैं, जब सरकार किसी वस्तु या सेवा की निम्नतम या उच्चतम कीमत निर्धारित कर देती है उसको हम प्रशासकीय कीमतें कहते हैं। ये बाजार कीमतों से उन्मुख होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर इसके उद्देश्य क्या है ये भी हमें पढ़ लेना है। फिर कीमत सीमा, इसकी परिभाषा भी हमें देख लेना है। कीमत सीमा क्या होती है, जब सरकार अधिकतम कीमत निर्धारित कर देती है बाजार में, भले ही उससे कम कीमत चल रही हो या फिर ज़्यादा कीमत चल रही हो। ज़्यादा कीमत होगी तो फिर जो गरीब वर्ग हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए किसकी कीमत सीमा निर्धारित की जाती है, और उत्पादक वर्गों जैसे कि किसान वर्ग है उसके हितों की रक्षा करने के लिए या उसको ध्यान में रखने के लिए कीमत तल का निर्धारण किया जाता है। तो ये मुख्य बिंदु हैं 15वें अध्याय के जो हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पर 15वां अध्याय भी कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में यदि कोई भी प्रश्न आता है, मुख्य ये तीन ही बिंदु हैं, तीनों में से ही कोई प्रश्न आ सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।